तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए हमारा चैप्टर नंबर 3 को लेकर के आया हूँ। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मनी और बैंकिंग के साथ कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देख लेते हैं मनी और बैंकिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई दी थी, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था तो मैंने बताया था सारे चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मनी और बैंकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मनी। व्हाट इज़ मनी? मनी होता क्या है? तो मनी क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। जो भी चीज़ें आप चीज़ वस्तुओं को आपस में बदलने के लिए उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी। भाई कागज का टुकड़ा तो कोई मनी नहीं है ना, बट वो मनी के पीछे किसी न किसी की बैकिंग है और आप उसको यूज कर सकते हो अगेंस्ट एक्सचेंजिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मनी। चेक भी क्या बन सकता है? मनी। इवन क्रेडिट कार्ड भी क्या बन सकता है? मनी। डेबिट कार्ड भी क्या बन सकता है? एक प्रकार का मनी। तो मनी होता क्या है और मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि आज जो हम मनी के फॉर्म में पेपर को यूज करते हैं, कॉइन्स को यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स को यूज करते हैं, तो क्या ये एक दिन में इवॉल्व हो गया? क्लियरली द आंसर इज नो। मनी जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले मनी के पहले क्या चला करता था जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे हम उसको? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता था? बार्टर सिस्टम का एक और नाम है, उसको बोलते हैं सीसी मनी। क्या बोलते हैं? सीसी मनी। सीसी मनी मतलब कमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट द कमोडिटीज, मतलब चीज वस्तुओं को ही आपस में बदला जाता था। अब वो कैसे? भाई मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मैं पहले के समय एक फार्मर था, मैं किसका प्रोडक्शन करता था? वीट का प्रोडक्शन करता था। और मान लो आप किसी दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, फॉर एग्जांपल आप लोग किसका प्रोडक्शन करते थे? मिल्क का। तो भाई अगर मुझे आपके साथ ट्रेड करना है तो मैं आपको बदले में क्या दूंगा? मेरे वीट्स, और आप बदले में मुझे क्या दे दोगे? मिल्क। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये ट्रेड हो रहा है। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर कहीं भी मनी का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड कैसा हो रहा है? बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सीसी मनी, मतलब कमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट द कमोडिटीज। यहाँ पर कोई एक्चुअल मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चीजों को ही आपस में बदल लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इस बार आप फार्मर हो, आपने उगाया राइस, और मान लो मेरे पास क्या रहते हैं? घोड़े। मैं किसका ट्रेड करता हूँ? घोड़ों का ट्रेड करता हूँ। तो आप मुझे राइस दोगे तो बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा? घोड़े दे दूंगा। हो सकता है मैं आपको कुछ बैल दे दूं जो आपको काम में आ जाए, ऑक्सेस दे दूं। ओके राइट। तो समझ में आ गया आपको बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं? सीसी मनी। एक्चुअली इट इज नॉट मनी। यहाँ पर क्या हो रहा है? कमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट द कमोडिटीज। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण बार्टर सिस्टम को रोकना पड़ गया। तो बार्टर सिस्टम में से क्या प्रॉब्लम्स थी, एक बार हम उनको देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। वो प्रॉब्लम्स को हम एक बार देख लेते हैं और मनी ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर लिया वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मेरे पास तो क्या था? वीट, और आपके पास क्या था? मिल्क। भाई हो सकता है मुझे आपका मिल्क चाहिए हो लेकिन मिल्क वाले को मेरा वीट नहीं चाहिए हो, तो क्या ट्रेड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिल्क चाहिए लेकिन मिल्क वाले को वीट नहीं चाहिए। तो ट्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे अगेंस्ट में यहाँ पर मिल्क की जगह मान लो कोई और आदमी था, मान लो एक शू मेकर था, शूज बेचने वाला था। अब हो सकता है वीट वाले को शूज चाहिए हो लेकिन शूज वाले को वीट नहीं चाहिए हो। तो यहां पर क्या हो रहा था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगी जब तक ट्रेड नहीं होगा। मेरे घोड़े अगर आपको चाहिए ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? क्या मैं आपके साथ ट्रेड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक हम दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगे ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, जिसका क्या नाम था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक यहां पर सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी यहां पर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास है हॉर्सेस, मैं घोड़े का काम करता हूं, मेरे पास घोड़े हैं, लेकिन मुझे खरीदना है 1 लीटर मिल्क। तो अब मैं 1 लीटर मिल्क के लिए क्या मेरा एक घोड़ा दे दूं? ये तो गलत ट्रेड हो जाएगा। तो क्या मैं 100 लीटर दूध इकट्ठे ले आऊं? ये भी गलत ट्रेड हो जाएगा। तो क्या मेरे घोड़े को मैं कट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर क्या है? डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। यहां पर किसकी प्रॉब्लम है? डिविजिबिलिटी। तो सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जो थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, जो थर्ड प्रॉब्लम मेरी आ जाती है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई आज हम क्या यूज करते हैं? आज हम यूज करते हैं मनी में हम क्या यूज करते हैं? मेनली करेंसी नोट्स।
करेंसी नोट्स को अगर मुझे स्टोर करना है भाई 1000 करोड़ रुपए भी है, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको मैं इजीली एक रूम में स्टोर कर सकता हूं, बिल्कुल इजीली मैं इसको एक रूम में स्टोर कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं वीट के टर्म्स में मेरी मनी को या मेरी वेल्थ को मेजर करता हूं, तो अगर मेरे पास 100 करोड़ का अनाज है तो मैं उसको कहाँ स्टोर करूंगा? तो किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे पास? स्टोरेज की। शायद यहाँ पर तो बड़े बड़े गोडाउन लग जाए, तो मेरे पास किसकी प्रॉब्लम आ गई? स्टोर की। मान लो मेरे पास हॉर्सेस का बिजनेस है, हॉर्सेस का बिजनेस है, बहुत सारे घोड़े, तो 100 करोड़ में अब सोचो मेरे पास कितने घोड़े होंगे, तो मैं उनको कहाँ स्टोर करूंगा? तो किसकी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर? स्टोरेज की। तो थर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इजीली अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आपने घोड़ों को एक कमरे में बंद करने की कोशिश करी तो मर जाएं, बीमार हो जाएं, तो आपकी वेल्थ ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ में आइए। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है उसका नाम है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू? भाई मान लो किसी के पास वीट है, वो वीट को किस में मेजर करेगा? तो आप बोलोगे किलोग्राम्स में। किसी के पास मिल्क है, वो किस में मेजर करेगा? तो वो करेगा लीटर्स में। ओके। किसी के पास हॉर्सेज हैं, वो किस में मेजर करेगा? तो उसको नंबर्स में मेजर करेगा, राइट। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं? अलग अलग यूनिट में मेजर हो रही हैं। किस में हो रही है? अलग अलग यूनिट में मेजर हो रही हैं। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम आ रही है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या आप अभी तो हम सब चीजों को किसके अगेंस्ट पैक कर देते? भाई ये पेन है 10 रुपए का है, मोबाइल है 10,000 रुपए का, घड़ी है 1000 रुपए की है। तो अभी हम सारी चीजों को किसके अगेंस्ट पैक कर देते हैं? मनी के अगेंस्ट। पर पहले ऐसा हो पाता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अलग अलग चीजों को हम अलग अलग यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं, ये प्रॉब्लम आती थी। फिर जो लास्ट प्रॉब्लम है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है एट अ लेटर डेट, एट अ लेटर डेट, कि बाद वाले समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो कि नहीं। भाई आज अपन क्या यूज करते हैं? आज अपन क्या यूज करते हैं? मनी। अगर मान लो मेरा मनी मैंने कहां पर डाल के रखा है? बैंक में। अब मुझे मान लो आपको 2 महीने बाद कोई पेमेंट करना था, आफ्टर 2 मंथ्स मुझे आपको कोई पेमेंट करना था, तो मैं आपको क्या दे दूंगा? एक चेक दे दूंगा, और आप उस चेक को एक्सेप्ट कर लोगे बाय लुकिंग एट माय बैंक बैलेंस। आपको पता है कि मेरा बैंक बैलेंस है, 2 महीने बाद आप उस चेक को क्लियर करा लोगे, भले ही वो 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो। इजीली मैं एक लेटर डेट में आपको पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन बार्टर सिस्टम में मान लो आपके पास क्या थे? वीट थे आपके पास कितने करोड़ रुपीस के? 100 करोड़ रुपीस के आपके पास क्या हुआ करते थे? वीट थे। अब 100 करोड़ के वीट थे, और अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 5 साल बाद का, आफ्टर 5 ईयर्स में आपको एक चेक दे देता हूं पीडीसी कि आप मेरे वीट ले लेना, तो क्या आप लोगे? नहीं। आपको डर रहेगा कि हो सकता है वो वीट खराब हो जाए, क्योंकि वो इजीली स्टोर नहीं होते। हो सकता है वो खराब हो जाए, उनमें कीड़े पड़ जाए, मेरी पूरी वेल्थ खत्म हो जाए, उल्टा मैं कर्जे में डूब जाऊं। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम आती थी? जिसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कि एट अ लेटर डेट आप किसी भी ट्रांजेक्शन को इजीली नहीं कर सकते थे। तो एक बार समझे हम लोगों ने क्या समझा अभी तक? हमने कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले हमने शुरू किया बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है क्या? कि कमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट द कमोडिटीज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीसी मनी। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मनी ने दूर कर दी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगी तो ट्रेड नहीं होगा। क्या मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया? बिल्कुल। अब तो सारी चीजें मनी के अगेंस्ट है। मुझे जरूरी है क्या कि अगर मुझे गेहूं खरीदना है तो किसी दूध वाले से ट्रेड करना पड़ेगा? ये वो नहीं, पैसे दूंगा सीधे, वो मुझे दूध दे देगा, दही दे देगा, वीट दे देगा, जो भी मुझे चाहिए पैसे से मिल जाएगा, राइट। दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। इजीली मैं मेरे घोड़े को अगर वीट से खरीदना है मुझे, तो इजीली खरीद नहीं सकता हूं। क्या मेरे घोड़े को काट दूं? मैं नहीं काट सकता। अगर मैं घोड़े को काट दूंगा तो घोड़ा मर जाएगा और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, राइट। तो इजीली मैं चीजों को डिवाइड नहीं कर सकता था। क्या मनी में डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, अगर 500 का नोट है तो मैं उसको हो सकता है 100 रुपए के 5 नोट में डिवाइड कर लूं, 50 रुपए के 10 नोट में डिवाइड कर सकता हूं, राइट। तो मैं उसको इजीली क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता है। इवन मैं उसको 10 रुपए के 50 नोट में भी डिवाइड कर सकता हूं इजीली। तो यहां पर मैं मनी को क्या कर सकता हूं? इजीली डिवाइड कर सकता हूं 500 रुपए को। लेकिन क्या मैं इजीली एक हॉर्स को या काऊ को या इवन एक डायमंड को इजीली डिवाइड कर सकता हूं? आंसर इज क्लियरली नो। तो थर्ड प्रॉब्लम हमने देख ली थी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, सेकंड प्रॉब्लम। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी मेरी, उसका नाम क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इजीली स्टोर नहीं कर सकते हम कमोडिटीज को, स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है, स्टोरेज लगती है। और मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, बैंक बैलेंस में कर सकते हैं, किसी तिजोरी में कर सकते हैं, किसी रूम में कर सकते हैं, किसी बैग में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी उसका नाम था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। भाई मैंने देखा था आज तो हम सारी चीज़ों को किसके अगेंस्ट पैक करते हैं? मनी। भाई हर चीज़ को हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? हर चीज़ को हम मेजर करते हैं कितने रुपए की है ये चीज़।
यही करते हैं। पेन कितने रुपए का, 10 रुपए का। मोबाइल कितने का, 10,000 का। घड़ी कितनी है, 1,000, 2,000, 5,000, जितने की भी हो। कैमरा हो सकता है 50-60,000 का। हर चीज़ को आज हम किस में मेजर करते हैं, मनी। लेकिन बार्टर सिस्टम में किसकी प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हर चीज़ अलग अलग चीज़ों से मेजर होती थी। जहाँ लाइक वीट कहाँ होते थे, किलोग्राम्स में। मिल्क लीटर में होता था, ठीक है। हॉर्सेस, काउज नंबर्स में होते थे, एनिमल्स वगैरह। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम थी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। फिर जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी उसका नाम था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हम इजीली डिफर्ड पेमेंट मींस एट अ लेटर डेट पे किसी भी पेमेंट को नहीं कर पाते थे, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो अभी तक हमने क्या देखा, बार्टर सिस्टम क्या है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स को समझने की कोशिश करी। अब बार्टर सिस्टम में इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, तो बार्टर सिस्टम के बाद किसका इवोल्यूशन हुआ, मनी का। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को देखते हुए बार्टर सिस्टम को डिस्करेज किया गया और किसका इवोल्यूशन हुआ, मनी का। तो अब मनी के बारे में समझ लेते हैं कि मनी का इवोल्यूशन हुआ कैसे। क्या मनी एक दिन में इवॉल्व कर गया। आज अपन क्या यूज़ करते हैं, तो आप लोग बोलोगे करेंसी नोट्स। आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, करेंसी नोट्स। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। लोग डॉलर भी यूज़ करते हैं, यूरो भी यूज़ करते हैं, रुपी भी यूज़ करते हैं। तो क्या करेंसी नोट हमारा एक दिन में इवॉल्व हो गया, आंसर इज अगेन क्लियरली नो। धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ द मनी हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो मैंने बताया ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों को पता था बार्टर सिस्टम पे, जिसको मैं क्या बोलता था, कमोडिटी मनी या फिर बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ, लोगों ने अपनी वेल्थ को किसके फॉर्म में कलेक्ट करना शुरू किया, एनिमल मनी। एनिमल मनी मतलब लोगों के पास गौधन रहता था, गाय रहती थी, बफेलोज रहती थी, गोट्स रहती थी। क्यों, क्योंकि ये मिल्क देते थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको इकट्ठा करते थे। क्यों, क्योंकि ये डेली यूज़ में भी काम आती थी। आप रोज़ दूध पी सकते हो, घी खा सकते हो, ठीक है, बटर निकाल सकते हो। तो फिर लोगों ने किसका यूज़ करना शुरू करा, एनिमल को एज अ मनी यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद राजा महाराजा आए। एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ किसका यूज़ शुरू हो गया, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब कॉइन्स वगैरह का उपयोग शुरू हो गया। अब ये कॉइन्स का मतलब क्या है, कॉइन्स सिक्के आपको सबको पता है, शेप उसका कुछ भी हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, या कोई भी आड़ा तिरछा कोई भी शेप हो। लेकिन मेटेलिक मनी मतलब जहाँ पर किसका शुरुआत हो गई, मेटल का शुरुआत हो गई। कहाँ पर, एज अ मनी। तो मेटल किसी भी प्रकार का मेटल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, जो भी है, व्हाटएवर, स्टील हो सकता है। पर उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक मनी, बिकॉज इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेटल्स। तो फिर किसकी शुरुआत हुई, मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी और दूसरे को बोलते हैं टोकन कॉइन्स। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या होता है भाई, फुल बॉडी मनी का मतलब होता है भाई, जब शुरुआत में सिक्के छापे गए तो लोगों का ट्रस्ट नहीं था सिक्के पे। भाई पहले तो एनिमल वगैरह चलते थे, लोगों को भरोसा था, हाँ गाय है, यंग है, दूध देगी, बिल्कुल है। फिर जब सिक्के वगैरह की स्टार्ट हुई तो लोगों का ट्रस्ट नहीं था। तो पहले किस टाइप के सिक्के चलाएगा, जिनको बोलते थे हम लोग फुल बॉडीड मनी। अब ये फुल बॉडीड मनी का क्या है, मान लो अगर मुझे एक 10 रुपये का सिक्का छापना है। अब 10 रुपये का सिक्का आदमी कब एक्सेप्ट करेगा, जब मैं उसमें कितने रुपए का मेटल डाल दूंगा, 10 रुपीज़ का मेटल्स डाल दूंगा। 10 रुपये का अगर मुझे सिक्का छापना है तो मैं उसमें कितने रुपए का मेटल डाल दूँ, 10 रुपये का। अगर वो आपका सिक्का नहीं कोई ले रहा है तो आप इस 10 रुपए के मेटल को क्या करो, मेल्ट करो और मार्केट में क्या कर दो, सेल। तो आपको कितने रुपए वापस मिल जाएंगे, अपने 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो इसको मैंने क्या बोला, फुल बॉडीड मनी। जितने रुपए का कॉइन है उसमें उतने वर्थ का क्या डला हुआ है, मेटल डला हुआ है। अब लेकिन इसकी एक अपनी प्रॉब्लम थी कि भाई मान लो 1950 में 1950 में जो वैल्यू 5 रुपए की थी, क्या आज भी वही वैल्यू है 5 रुपए की? नहीं। आज तो, पहले तो 5 रुपए बहुत ज़्यादा होते होंगे, पहले तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती होगी इस 5 रुपए की, लेकिन आज 5 रुपए की कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होते गया, किसकी प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेशन की, और धीरे धीरे क्या हुआ, रुपए की कीमत कम होती गई। लेकिन अगर किसी के पास 1950 का सिक्का है तो हो सकता है अगर आज वो उसको मेल्ट करे तो हो सकता है उसमें से कितने रुपए का मेटल निकाल ले, 500 रुपए का मेटल निकाल ले, हो सकता है। हाँ, क्योंकि मनी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है समय के साथ, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, चीज़ें महंगी होती जाती हैं, तो करेंसी की कीमत कम होती जाती है। तो किसी के पास अगर 1950 का या 1960 का कोई 5 रुपये का सिक्का है तो शायद आज वो 500 रुपये का मेटल रखे बैठा होगा, अगर वो फुल बॉडीड कॉइन हो तो। इससे लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि भाई ये लोग क्या करते हैं, सिक्के को गला देते हैं। जैसे ही सिक्के की कीमत कम होती है, मान लो 10 रुपये का उनके पास मेटल वाला सिक्का था, 2 साल बाद मान लो 10 रुपये की जगह उन्होंने क्या करा, उसको गला के उससे 15 रुपये कमा लिए। तो उन्होंने क्या किया, बैठे बिठाए 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, हमारे सेंट्रल बैंक ने किसका यूज़ करना शुरू कर दिया, टोकन कॉइन्स। अब टोकन कॉइन्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास 10 रुपये का सिक्का है ना, तो उसमें 10 रुपये का मेटल नहीं है, हो सकता है उसमें कितने रुपये का मेटल हो, खाली
₹2 का ही मेटल हो, कितने रुपए का मेटल हो, खाली ₹2 का मेटल हो, तो क्या अब कोई भी सिक्के को इजीली गलाएगा? नियर फ्यूचर भी गलाने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है 15-20 साल तो अभी ₹10 ₹2 के बराबर हो ही ना पाए। तो ₹10 का कॉइन है, उसमें कितने रुपए का मेटल डाला हमने? केवल ₹2 का मेटल डाला, तो इसको हमने क्या बोला? टोकन कॉइन। क्या बोला? टोकन कॉइन। अब ये ट्रस्ट पे चल रहा है, गवर्नमेंट को सब पे ट्रस्ट, सभी लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, और ये सिक्का किसने निकाला है? गवर्नमेंट ने निकाला है, और गवर्नमेंट पे लोगों को ट्रस्ट है, इसलिए कैसा कॉइन चल रहा है जिसको हम बोलते हैं टोकन कॉइन। तो ध्यान रहेगा, मेटेलिक कॉइन्स वेयर द यूज ऑफ मेटल इज इन्वॉल्व, दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, एक को बोलते हैं टोकन कॉइन। फुल बॉडीड मनी में उतने ही रुपए का मेटल वहां पर डाल दिया जाता था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और टोकन कॉइन्स में उतने रुपए का मेटल नहीं डाला था, एक सिर्फ टोकन मेटल डाला जाता था कि ₹10 के सिक्के में शायद ₹1 या ₹2 का ही मेटल रहता था। इवन आज भी जो ₹5 के सिक्के देखते हो आप, वो आजकल अठन्नी जैसे आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वो किसका एग्जाम्पल है? टोकन कॉइन का एग्जाम्पल है। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। फिर आगे हम चलते हैं, तो अब हम आ जाते हैं पेपर करेंसी की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेपर मनी। भाई देखो, धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम से हम गए एनिमल मनी पे, फिर हमने देखा मेटेलिक, मेटेलिक में दो केस देखे, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन्स। फिर अब हम आ गए कहां पर? पेपर मनी पे। अब ये पेपर मनी क्या होता है? पेपर मनी मतलब यूज ऑफ करेंसी नोट्स। नोट, क्या नोट की अपने आप में कोई वैल्यू होती है? आंसर इज नो। वो तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसके ऊपर किसी ना किसी की बैकिंग रहती है, उसके ऊपर किसी ना किसी की क्या रहती है? गारंटी रहती है, बैकिंग रहती है। मेनली वो बैकिंग किसकी रहती है? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया। तो अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, पेपर मनी भी 2 या 3 टाइप के रहते हैं। मैं बताता हूं आपको तीनों टाइप क्या होते हैं। अब जो पेपर मनी है ना, वो भी धीरे धीरे क्या किया है? इवॉल्व किया है। वो भी एक दिन में, ऐसा नहीं है कि जो आज हम 500 ₹1000 के नोट यूज करते हैं, 2000 के नोट यूज करते हैं, वो एक दिन में इवॉल्व नहीं हो गए। उनके पीछे भी क्या हुआ है? धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। भाई जब इनिशियली जब पेपर मनी प्रिंट होता था, तो लोगों को ट्रस्ट कम था। भाई कोई भी नई चीज़ आती है तो उस पर ट्रस्ट नहीं रहता, तो पहले भी पेपर मनी पे लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले जब पेपर मनी चला, तो पेपर मनी को छापता कौन है? तो आप लोग बोलोगे सर आरबीआई छापता है। तो पहले जब भी आरबीआई को मान लो ₹100 का नोट छापना है, तो उसके पीछे उसको ₹100 का गोल्ड बैकिंग में रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप नोट लेकर के आओगे तो गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी? आरबीआई क्या दे देगा? उतने ही रुपए का क्या दे देगा? गोल्ड दे देगा। तो क्या हो रहा था? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी हो रहा था। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पेपर मनी है वो किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आइदर गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी मतलब अगर आरबीआई ने ₹100 का या ₹500 का नोट प्रिंट किया है, तो बदले में उसको उतने ही रुपए का उसकी तिजोरी में क्या रखना पड़ेगा? गोल्ड। और अगर आप वो ₹100 का नोट लेकर आरबीआई के पास जाओगे, तो आरबीआई बदले में आपको क्या दे देगा? ₹100 का गोल्ड। हो सकता है वो आधा ग्राम हो, 1 ग्राम हो, जो भी हो। तो इसको हम क्या बोलते थे? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में भी एक प्रॉब्लम आई। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में प्रॉब्लम ये आई कि भाई अगर आरबीआई को ज़्यादा नोट प्रिंट करना है तो उसको ज़्यादा गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब गोल्ड तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो गोल्ड हमको क्या करना पड़ता है? गोल्ड तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आप लोगों को पता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आरबीआई क्या कर पा रही थी? अदर सेंट्रल बैंक भी, गवर्नमेंट मतलब फॉरेन में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर आपको नोट छापना है तो बदले में आपको गोल्ड रखना पड़ेगा। अब इतना गोल्ड तो है नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई अब हम बदले में गोल्ड रखें या ना रखें, लेकिन अब हम कैसे पेपर मनी छाप रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल पेपर मनी। कि मतलब अगर मैं ₹100 का नोट प्रिंट कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है मैं मेरी तिजोरी में ₹100 का गोल्ड रखूं, लेकिन अगर कोई मेरे पास आ गया तो बदले में मैं उसको क्या दे दूंगा? उतने रुपए का गोल्ड। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझना, अगर मुझे ₹100 का नोट प्रिंट करना है तो मैं मेरी तिजोरी में ₹100 नहीं रख रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा ₹100 का नोट लेके, तो मैं अपने पास से उसको उतना गोल्ड दे दूंगा। मतलब मैं उतना गोल्ड नहीं रखूंगा, मैं थोड़ा बहुत रखूंगा, थोड़ा मिनिमम गोल्ड एक मैं क्या करूंगा? मेंटेन करूंगा। क्योंकि क्या सारी जनता इकट्ठे नोट लेके आ जाएगी और बोलेगी गोल्ड दो? नहीं भाई, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए छापे, तो हो सकता है जनता 1 करोड़ का ही गोल्ड मांगने आए, तो 1 करोड़ का गोल्ड मैं अपनी तिजोरी में रखूंगा और बाकी 99 करोड़ के तो मैंने क्या चला दिए? करेंसी के नोट्स चला दिए। तो इसको मैंने क्या बोला? कन्वर्टेबल पेपर मनी। की अगर कोई मेरे पास आएगा नोट लेकर के, तो मैं उसको गोल्ड, सिल्वर या जो भी प्रीशियस मेटल का मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उसको अपनी तिजोरी से निकाल के दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे नोट प्रिंट करना है तो मैं एक बेयर मिनिमम मेंटेन करूंगा गोल्ड और सिल्वर को। ऐसा नहीं है कि जितने नोट प्रिंट करे उतने का गोल्ड सिल्वर मुझे रखना जरूरी है। अब भाई इसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। लोग गोल्ड मांगने आ जाते थे। आरबीआई को हमेशा टेंशन बना रहता था कि कब विदेशी ताकतें सरकार गिरा दें, कब विदेशी ताकतें अचानक से ज़्यादा पैसा पंप कर दें और ज़्यादा गोल्ड मांग लें। हमारे पास तो गोल्ड है नहीं इतना।
फिर आरबीआई और अदर सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो मूव टू द इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब कि अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है, अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है, तो मैं मतलब आरबीआई उसके बदले में आपको कोई गोल्ड सिल्वर नहीं देगी, 500 रुपए के बदले वो आपको क्या देगी, 500 रुपए का नया नोट ही देगी। आप चाहे तो 100 रुपए के 5 नोट ले लो, चाहे तो 50 रुपए के 10 ले लो, लेकिन पेपर मनी के बदले में आपको सिर्फ पेपर मनी ही मिलेगा। मतलब करेंसी नोट्स विल ओनली बी एक्सचेंज अगेंस्ट द करेंसी नोट्स। तो आज आरबीआई नोट के ऊपर क्या लिख के देता, आरबीआई गवर्नर क्या लिख के देता, आप लोगों को सबको पता होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। वो ये नहीं बोलता आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपीज गोल्ड, वो गोल्ड बोलता है नहीं, वो बोलता है नोट के बदले में क्या दूंगा, नोट ही दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप 100 रुपए का नोट लेके जाओगे तो आरबीआई बोलेगा कितने चाहिए, 100 रुपए के नोट दे दूं, 10 रुपए के नोट दे दूं, 50 रुपए के, लेकिन करेंसी नोट्स को वो सिर्फ किससे एक्सचेंज करके देगा, करेंसी नोट से, वो गोल्ड आपको नहीं देने वाला है। तो इसको हमने क्या बोला, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। देखो मैंने काफी शॉर्ट में स्लाइड्स बनाई है, काफी शॉर्ट में बनाई है, आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, बिना टाइम लिए सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो यहां तक समझ में आया, पेपर मनी 3 टाइप के थे, कौन कौन से थे, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। उसके बाद हम एक स्टेप और आगे चले गए, जिसको हमने क्या बोला, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता भाई, आजकल आपको मान लो आप गए शॉपिंग करने, आप कहाँ गए, शॉपिंग करने, शॉपिंग करने गए और आप क्या दे करके आ गए, काइंड ऑफ चेक, चेक दे करके आ गए, या मान लो आपने, एक सेकंड रुकिएगा, मान लो आप कहाँ गए, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब आप इवन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी है फिर भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। आपने क्या किया, शॉपिंग करी, आपके बैंक बैलेंस में पैसा नहीं था, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और शॉपिंग कर ली, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, क्रेडिट मनी का। अभी आपके पास पैसा नहीं है लेकिन बाद में बैंक आपसे ले लेगा, तो फिर अब आजकल क्या चलने लग गए, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। उससे और आगे चल गए, अब तो हम कहाँ गए, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड वगैरह भी चलने लग गए, और अब तो और हम कहाँ आ गए, डिजिटल मनी के वर्ल्ड में भी आ गए, जो वहां पर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप अब हम कहाँ गए, डिजिटल मनी भी अब तो आ गया है। डिजिटल मनी मतलब फोन पे, यूपीआई वगैरह, आप पेटीएम वगैरह यूज करते हो, ये क्या है, डिजिटल मनी। मतलब कोई नोट नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, एयर टू एयर क्या चल रहा है, ट्रांजैक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मनी पे भी अब तो हम लोग आ गए हैं और सभी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। इवन अब तो बिटकॉइन का भी समय आ गया है। बिटकॉइन आप लोग पढ़ोगे बाद में, क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है, तो बिटकॉइन क्या है वो आप देख लेना। तो हम लोगों ने क्या समझा, इवोल्यूशन ऑफ मनी। एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूँ। मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसको हम कमोडिटी मनी भी बोलते थे। फिर हम आए एनिमल मनी पे, फिर हम आए मेटेलिक मनी पे। मेटेलिक मनी में 2 टाइप के सिक्के चले, एक होता फुल बॉडीड कॉइन, कि अगर 10 रुपये का सिक्का है तो उसमें कितने रुपए का मेटल डालना पड़ेगा, 10 रुपये का आपको मेटल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल बॉडीड है, जितने रुपए का सिक्का है उतने रुपए का मेटल है। फिर आ गए टोकन कॉइन्स, कि 10 रुपये का सिक्का है तो हो सकता है उसमें सिर्फ आप 2 रुपये का ही मेटल डालो, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, टोकन है, ट्रस्ट पे चल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम, जिसको हम बोलते हैं पेपर मनी। पेपर मनी कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे। एक को बोला रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, एक को बोला कन्वर्टेबल और एक को बोला इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी मतलब उसके पीछे अगर 100 रुपए का नोट छापा है तो 100 रुपए का गोल्ड मुझे रखना पड़ेगा, तभी मैं नोट छाप सकता हूं। तो आरबीआई विल प्रिंट द करेंसी ओनली व्हेन इट हैज द बैकिंग ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्ड। फिर उसके बाद हम आ गए कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल में मतलब मुझे मेरी तिजोरी में गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी आ जाता है मुझे मांगने के लिए कि मुझे 500 रुपये का गोल्ड दे दो, तो मैं अपने पास से दे दूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि सारी की सारी जनता एक साथ गोल्ड मांगने नहीं आएगी। तो इसको मैंने क्या बोला, कन्वर्टेबल पेपर मनी। फिर उसके बाद हम मूव कर गए इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, जो आज इंडिया में चल रहा है, कि अगर आप आरबीआई के पास जाओगे और बोलोगे मुझे 500 रुपये का गोल्ड दे दो, तो आरबीआई गोल्ड देगी क्या, नहीं, बिकॉज आरबीआई गवर्नर प्रॉमिसेस टू पे द बियर द सम ऑफ 500 रुपीज। नोट के बदले नोट ही मिलेगा, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। फिर हम क्रेडिट मनी पे चले गए और फिर प्लास्टिक मनी पे भी आ चुके हैं, और अब तो डिजिटल मनी का टाइम आ गया है। यहाँ तक समझा, यहाँ तक सारी चीज़ें सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक ईजी है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी की डेफिनेशन क्या है और मनी के फंक्शंस क्या है। तो भाई मनी की 2 डेफिनेशन हो सकती है, एक को बोलते हैं हम लीगल डेफिनेशन और एक को बोलते हैं नॉन लीगल डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। भाई मनी कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है लीगल मनी और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। अब ये क्या होता है, नॉन लीगल मनी कुछ नहीं होता, इलीगल मनी कुछ नहीं होता, नॉन लीगल टेंडर मनी। तो अभी देखो, सबसे पहले लीगल डेफिनेशन क्या है। लीगल डेफिनेशन मतलब
जिसको किसकी बैकिंग है, गवर्नमेंट की बैकिंग है। गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की क्या है, बैकिंग है। कि भाई जैसे नोट, क्या आप नोट को लेने से मना कर सकते हो? अगर मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूँ और बदले में आपको नोट दे रहा हूँ, तो क्या आप उसको लेने से मना कर सकते हो चीज वस्तु बेचते समय? आंसर इज नो, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ, इट हैज द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बैकिंग ऑफ द रिजर्व बैंक, तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते हो। अगर मुझे आपसे ये कैमरा खरीदना है तो आप क्या बोलोगे कि मैंने भाई मैं आपको ये कैमरा नहीं बेचूंगा, क्योंकि आप पैसे में भुगतान कर रहे हो, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, पैसा है। इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर। क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। और फिएट मनी, इसका दूसरा नाम क्या है, फिएट मनी। तो ध्यान रखना, फिएट मनी मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मींस इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। अभी लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं। लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और एक को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। भाई लीगल टेंडर मतलब जिसको लॉ की बैकिंग होती है, वो क्या क्या हो सकते हैं, फिएट मनी, वो हो सकते हैं कॉइन्स। कॉइन्स हो सकते हैं, बिल्कुल कॉइन्स को गवर्नमेंट छापती है, उसके पास बैकिंग है, आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर एक होते हैं करेंसी नोट्स, राइट। लेकिन एक को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और एक को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब आप इसको लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकते अप टू अ सर्टेन लिमिट, जैसे कि कॉइन्स। भाई मैं कॉइन्स को लेने से मना नहीं कर सकता, कब तक, अप टू 1000 रुपीज। कितने रुपए तक, 1000 रुपए तक के सिक्के लेने से मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर 1000 से ऊपर राशि जाती तो फिर मैं बोल सकता हूं भाई मेरे पास गिनने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुझे 1-1 रुपए 2-2 रुपए के सिक्के में पेमेंट करेगा तो मैं 1000 रुपए तक तो एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद में उसको मना कर दूंगा, बिकॉज कॉइन इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर तो है बट वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। लेकिन करेंसी नोट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब भले ही मुझे 100 करोड़ का पेमेंट करना और अगर मैं करेंसी नोट में पेमेंट कर रहा हूं तो कोई भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता। तो लीगल टेंडर मतलब समझे। लीगल टेंडर का एक और नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी। क्या बोलते हैं, फिएट मनी। इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ, इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दो टाइप के हो सकते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कॉइन्स वगैरह, जिसको आप एक सर्टेन लिमिट तक ही ले सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो मना भी कर सकते हो, चाहो तो ले भी सकते हो। और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब लाइक करेंसी नोट्स, इसको आप अनलिमिटेड पेमेंट के लिए भी रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ नोट्स, तो नोट्स किसका एग्जांपल है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और कॉइन्स किसका एग्जांपल है, तो आप बोलोगे लिमिटेड लीगल टेंडर का। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को। हम लोग क्या देख रहे थे, डेफिनेशन देख रहे थे अभी तक। तो हमने एक लीगल डेफिनेशन समझी कि मनी कैसे लीगल टेंडर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फिएट मनी। अभी नॉन लीगल टेंडर मनी भी होता है। नॉन लीगल टेंडर मनी, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी, क्या बोलते हैं, फिड्यूशियरी मनी। फॉर एग्जांपल चेक, फॉर एग्जांपल चेक। भाई लीगल टेंडर के पीछे किसकी बैकिंग थी, लॉ की बैकिंग थी। जैसे कि नोट है, तो नोट पे कौन साइन करता, आरबीआई साइन करके देता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दैट मच रुपीज। तो यहां पर किसकी बैकिंग थी, आरबीआई की, गवर्नमेंट की बैकिंग थी थ्रू लॉ। लेकिन चेक, क्या चेक पे आरबीआई गवर्नर लिखता है कि अगर आपने मान लो लिख दिया 1 लाख रुपए का चेक, अगर आपने 1 लाख रुपए का चेक लिख दिया तो क्या उसमें आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है किसी को पे करने का, आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉन लीगल टेंडर, जिसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। ये ट्रस्ट पे चलती है, ये मेनली किस पे चलती है, ट्रस्ट पे। भाई मैं चेक लेके गया किसी के पास, अगर सबको पता है मैं नंबर 1 डिफॉल्टर हूं, तो हो सकता है पर्सन में एक्सेप्ट टू रिफ्यूज दैट चेक, वो मना कर दे कि मैं आपका चेक नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि आपका चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चेक पे हाँ आप बाद में उसमें कोर्ट केस कर सकते हो, फ्रॉड का केस लगा सकते हो, दैट इज ओके, बट उस समय क्या आरबीआई आपको पेमेंट कर देगा, आंसर इज नो। तो नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब जिसके पीछे लॉ की बैकिंग नहीं है, आरबीआई कोई साइन नहीं करता। इसके एग्जांपल क्या है, ड्राफ्ट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगी। फिर मनी की कुछ फंक्शनल डेफिनेशन भी होती है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। जो भी एक्सचेंज करने के काम आता है उसको हम मनी बोलते हैं। ये चल चलाऊ डेफिनेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन। अब मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं। मनी के क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो मनी के मेनली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। मनी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन और एक को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन से जो फंक्शन डिराइव होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। तो द फंक्शंस डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस आर द सेकेंडरी फंक्शंस। तो देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या है और सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू को हम किसके टर्म्स में मेजर कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भाई किसी भी चीज को बोलूंगा कितने रुपए की है, राइट। तो 2 फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और प्राइमरी फंक्शन से जो फंक्शन डिराइव होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। तो जो प्राइमरी फंक्शन से डिराइव होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू, मैंने बताया था
स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब इजीली आप किसी भी चीज़ को, कितने भी मनी को स्टोर कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, आप एट लेटर डेट पे भी चीज़ों को पे कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी, कहीं पर भी, कितना भी पैसा हो अगर आपके पास है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आ जाता है कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन को डायनामिक फंक्शन भी बोलते हैं एनसीईआरटी में। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक फंक्शन भी बोला जाता है। इसका मेनली काम रहता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये कंटिंजेंट फंक्शन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, बेसिस ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी। तो आगे इसको समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन हम लोगों ने देख लिए। स्टैटिक फंक्शन refer to conventional function of money, बेसिकली इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। और फिर डायनामिक फंक्शन जिसको मैंने बोला कंटिंजेंट फंक्शन, ये किससे कंसर्न रहते हैं, इम्पार्टिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ टू द इकोनॉमी, रिफ्लेक्टेड इन कंटिंजेंट फंक्शंस। अब हम आ जाते हैं इंडियन मॉनिटरी सिस्टम। अब हम किसकी तरफ आ जाते हैं, इंडियन मॉनिटरी सिस्टम की इंडिया में मनी वगैरह कैसे वर्क करती है। तो अब जब हम आते हैं इंडियन मॉनिटरी सिस्टम में, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ क्या चलते हैं, तो आपने बोला नोट्स। नोट्स मैंने बताया था 3 टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, एक को बोलते थे कन्वर्टेबल पेपर मनी, और एक को बोलते थे इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। तो इंडिया में क्या चलता है, क्योंकि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन मॉनिटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया में क्या चलता है, तो मैंने बोला था इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब आरबीआई गारंटी देता है नोट को किससे बदलने की, नोट से बदल के देने की। अगर 500 रुपए का नोट है तो आरबीआई उसको किससे चेंज करके देगा, 500 रुपए के नोट से ही बदल के देगा। आरबीआई आपको उसके बदले में कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी या फिर इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। सो इंडिया फॉलोज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें रहती है, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया में स्टैंडर्ड मनी क्या है, मतलब इंडिया में लीगल टेंडर क्या है। लीगल टेंडर मतलब जिसको किसकी बैकिंग होती है, लॉ की बैकिंग होती है। तो इंडिया में लॉ की बैकिंग किसको है, मतलब इंडिया में फिएट मनी कौन है, फिएट मनी कौन है, तो आप लोग बोलोगे इंडिया में फिएट मनी है रूपी। इंडिया में कौन है फिएट मनी, रूपी, क्योंकि रूपी को किसकी बैकिंग है, लॉ की बैकिंग है। तो आप रूपी को लेने से एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक द रूपी फॉर डूइंग द ट्रेड। तो इंडिया में रूपी क्या है, स्टैंडर्ड मनी है। तो अच्छा, आप इंडिया में डॉलर को लेने से मना कर सकते हो क्या, भाई रूपी क्या है, स्टैंडर्ड मनी है, इसको लॉ की बैकिंग है, फिएट मनी है, लीगल टेंडर है। तो क्या डॉलर भी लीगल टेंडर है, आंसर इज नो। इंडिया में कौन है स्टैंडर्ड मनी, रूपी है। तो आप रूपी को लेने से मना नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में आप डॉलर को लेने से मना कर सकते हो, हाँ मना कर सकते हैं। शायद अमेरिका में नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडिया में तो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रूपी ही क्या है, स्टैंडर्ड मनी है। तो आप यहाँ पे येन, पाउंड, स्टर्लिंग, रेनमिंबी, जो भी करेंसी है बाहर की, उसको लेने से मना कर सकते हो, लेकिन रूपी को लेने से मना नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है। आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो आरबीआई करेंसी नोट्स कहाँ से कहाँ तक के प्रिंट करता है, तो 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट्स क्या करता है, प्रिंट करता है। 2 रुपए से लेके 2000। तो फिर 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है, तो वो कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट। वो कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट। और ये नोट्स कौन प्रिंट करती है, आरबीआई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आरबीआई क्या करता है, नोट को प्रिंट करता है, कहाँ से कहाँ तक, 2 रुपए से लेके 2000 तक। तो जो नोट आरबीआई प्रिंट करता है उस पर आरबीआई का गवर्नर अपने साइन भी करके देता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ दैट मच रुपीज। लेकिन क्या 1 रुपए के नोट पे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि ये कौन प्रिंट करवाता है, गवर्नमेंट करवाती है। किससे करवाती, तो आरबीआई से है, लेकिन किसके बिहाफ पे करवाती है, अपने खुद के। तो इस पे कौन साइन करता है, तो इस पे कैबिनेट सेक्रेटरी साइन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी काम करता है, वो 1 रुपए के नोट पे साइन करता है, आरबीआई गवर्नर नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिक्के, कॉइन्स। कॉइन्स कौन मिंट करवाता है, तो आंसर इज अगेन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कराती है, कॉइन्स को मिंट कराती है। मिंटिंग का काम तो आरबीआई करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है, गवर्नमेंट। तो क्या आरबीआई गवर्नर साइन करेगा, सील मारेगा अपने सिक्कों पे अपने नाम की, नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि वो तो किसने प्रिंट कराए, गवर्नमेंट ने। और सिक्के हमने देख लिए थे क्या क्या हो सकते हैं, वो फुल बॉडी, टोकन, कॉइन, वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है इंडिया में क्या है, आरबीआई कितने से कितने रुपए तक के करेंसी नोट इशू करता है, फ्रॉम 2 रुपीज टू 2000 रुपीज। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट, सिक्के गवर्नमेंट प्रिंट करती है।
और प्रिंटिंग का काम तो कौन करता है, आरबीआई ही करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है, गवर्नमेंट के कहने पर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आरबीआई जो नोट्स वगैरह इशू करता है, इतने सारे करेंसी नोट इशू करता है, तो हमने सबसे पहले देखा इंडियन सिस्टम कैसा है, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, मतलब उसको पीछे कोई गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आरबीआई एक थोड़ा सा गोल्ड रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रखता है, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज भी रखता है। कितने रुपए की, 200 करोड़ रुपए की, केवल 200 करोड़ रुपए की। भाई नोट आज कितने चल रहे हैं इंडिया में, मोर देन 20 लाख करोड़ रुपीस के नोट चलते हैं, 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रुपया चल रहा है, और बीच में बैक हैंड में बैकिंग कितनी है, केवल 200 करोड़ की, मतलब ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। सो आरबीआई मेंटेन्स मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज ऑफ 200 करोड़ रुपीज ओनली। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर मिंटेड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मिंट का काम तो आरबीआई करता है 1 रुपी नोट का और कॉइन का, लेकिन किसके कहने पर, गवर्नमेंट के कहने पर। इसलिए आरबीआई का गवर्नर वहां पे कोई सील साइन नहीं करता है, तो उसके सिग्नेचर आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को देखना है मनी सप्लाई, लेकिन मनी सप्लाई जो है हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑलरेडी जो है हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई कैसे वर्क करता है। कि भाई अगर आरबीआई एक 100 रुपये का नोट निकालता है तो वो मार्केट में कितना जाता है। भाई मान लो आरबीआई ने एक 100 रुपये का नोट क्या कर दिया, आरबीआई ने प्रिंट कर दिया, आरबीआई ने एक 100 रुपये का नोट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो आप मुझे बताओ क्या 100 रुपये की कीमत सिर्फ 100 रुपये नहीं, मान लो ये 100 रुपये का नोट आ गया स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक ने इसको कहाँ पहुँचा दिया, पब्लिक में पहुँचा दिया। अब मान लो पब्लिक में इस नोट को मैं ले आया, मेरा नाम था पुलकित तिवारी, पुलकित तिवारी के पास ये आ गया है 100 रुपये का नोट। मैंने इससे कुछ बुक्स खरीदी, कुछ बुक्स खरीदी, और बुक शॉप वाले को क्या दे दिया है, 100 रुपये का नोट दे दिया। बुक शॉप वाले ने यही 100 रुपये का नोट किसको दे दिया, मिल्क वाले को दे दिया, और उसने उससे क्या खरीद दिया, 100 रुपये का दूध खरीद लिया। मिल्क शॉप वाले ने फिर और कहीं गया और उसने कहीं पर मान लो फ़ोन रिचार्ज वगैरह करा लिया, तो उसने उसको क्या दे दिया, 100 रुपये का नोट दे दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, क्या मनी सप्लाई है। आरबीआई ने तो एक ही 100 रुपये का नोट प्रिंट किया था, लेकिन वो देखो पुलकित ने यूज़ कर लिया, बुक वाले ने, मिल्क वाले ने, रिचार्ज वाले ने, वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा। तो ये क्या हो रहा है, मनी सप्लाई। तो ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, पूरे के पूरे सिस्टम में कितना मनी सप्लाई है उसको भी देखना पड़ता है, कि जनता के पास कितना पैसा है, बैंकों में कितना पैसा है, और ये जो मैंने पूरा समझाया कि ये मनी का क्रिएशन कैसे होता है, मनी क्रिएशन कैसे चल रहा है, मनी कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीज़ों को एकदम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मोस्टली आपकी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेसिक बुक फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। एनसीईआरटी एकदम बेसिक बुक है और यह आपके सिलेबस को अराउंड 80% तक इजीली कवर करती है। ये लेक्चर सिर्फ आप यूपीएससी के लिए नहीं है, अगर आप आरबीआई की कोई एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप उसमें भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये अदर एग्जाम्स में भी आपके काम आ जाएगा। लाइक कोई बैंकिंग एग्जाम है, आरबीआई की एग्जाम है, सेबी की एग्जाम है, स्टेट पीसीएस वगैरह है, तो यहाँ पर भी आपको काम आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।